हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज के सेशंस में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट थर्ड। और अब तक पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में करीब 70 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें हम क्वेश्चंस लेते हैं 70 से अबव 71 नंबर्स से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था करीब इसमें 130 क्वेश्चंस हैं और 130 क्वेश्चन जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया, अगर इन क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अल्टरनेटिंग करंट से आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है 130 क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में से, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो अल्टरनेटिंग करंट का जो सीरीज है इसको जरूर देखिए, इसको जरूर फिनिश कीजिए और सारे क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या करें। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, क्या करें, सर्किट जो है ओनली रेजिस्टेंस इसमें ये कंटेन कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं है। E and I are given by E is equal to E naught sin 200t and I is equal to, ये I है, I is equal to 100 sin 200t milli ampere. The power dissipated in the circuit is, देखो सर्किट क्या है, ओनली आर सर्किट है। अच्छा, अगर ओनली आर सर्किट है देन एज यू नो वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है बेटा वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। और पावर फैक्टर cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 तो cos 0 हमारा 1 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर इसका कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एवरेज पावर P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। देखो आई आर एम एस का वैल्यू क्या जाएगा, आई नॉट बाई रूट टू इंटू वी आर एम एस, ये भी आ जाएगा वी नॉट बाई रूट टू, है ना, ठीक है ना। आई नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू। अच्छा, आई नॉट का वैल्यू देखो, वी नॉट का वैल्यू कितना है 200, आई नॉट का वैल्यू कितना है 100 है। तो ये आपका सिंपली 100 इंटू 200 डिवाइड बाई रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा। 2 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। तो करीब 100 इंटू 100 तो ये आपका जाएगा 10 टू द पावर 4 वॉट, 10 टू द पावर 4 वॉट हो जाना चाहिए। अच्छा सॉरी, मिली एम्पियर में दे रखा है यहाँ पे, कितना देखा, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस का 3 आ जाएगा। तो इंटू 10 टू द पावर 3 करना माइनस का 3 तो ये आपका 10 वॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 10 वॉट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप यूनिट भी देखेंगे, मिली एम्पियर में आपका करंट गिवन है, तो इसलिए 10 टू द पावर माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 72। देखो क्वेश्चन नंबर 72, a transformer has 200 turns of primary and 100 turns of secondary if the two ends of the primary are connected to 220 volt DC supply, ठीक है, the voltage across the secondary will be। देखो ये DC है, हाँ ये DC है, DC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है। तो एज यू नो डीसी सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। जब ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना जाएगा बेटा, आपका 0 हो जाएगा। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना, आप पहले ये चेक कर लेना कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो एसी है या डीसी है। एसी है तो प्रॉपर वर्क करेगा, डीसी है तो आपका ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, आउटपुट वोल्टेज आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 73 कह रहे हैं, इन एन एसी सीरीज सर्किट the instantaneous current is maximum when the instantaneous voltage is maximum the circuit element connected to a source will be। क्या करें, देखो सिंपल ब्रेक करके इसको रीड करते हैं। देखो इन एन एसी सीरीज सर्किट है, ठीक है, द इंस्टेंटेनियस करंट इज मैक्सिमम, कह रहे कि इंस्टेंटेनियस करंट आई हमारा क्या है भाई, मैक्सिमम है when the instantaneous voltage is maximum, और वोल्टेज भी आपका क्या है बेटा, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है। द सर्किट एलिमेंट कंटेन टू अ सोर्स, तो एज यू नो कि अगर आई बी मैक्स है वी बी मैक्स है तो यहां पे सेम फेज में होंगे, क्या होंगे, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में।
अच्छा, अगर सेम फेज में होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना एलिमेंट क्या होगा। तो एलिमेंट आपका, क्योंकि सेम फेज में कब होता है, जब सर्किट में ओनली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ओनली रेजिस्टेंस होगा। तो प्योर रेजिस्टेंस वाला जो सर्किट है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्योर रेजिस्टेंस वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल बाय एसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल बाय एसी, कह रहे कि एसी से कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। देखो एसी आपका हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है, एसी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है, बट एसी कभी भी केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो केमिकल इफेक्ट कभी भी ये शो नहीं करता है। कभी भी आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर आप अल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको डीसी करंट पास करना पड़ेगा। एसी करंट पास करेंगे तो केमिकल्स इफेक्ट या जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस इफेक्ट है वो क्रिएट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा केमिकल इफेक्ट। अच्छा देखो 75 नंबर क्वेश्चन, अ प्योर कैपेसिटर इज एन एसी सर्किट, करेंगे अ प्योर कैपेसिटर इज एन एसी सर्किट, क्या कह रहे हैं, स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यस, कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होता है, यस, ये करेक्ट है। स्टोर्ड एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेगा नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक ना, डज नॉट स्टोर एनर्जी, ठीक ना, डज नॉट स्टोर एनर्जी, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा, यस। तो डिसिपेटेड एनर्जी नहीं, ये एनर्जी भी डिसिपेटेड नहीं करेगा क्योंकि इसका एवरेज पावर जो है वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो एवरेज पावर कैपेसिटर वाला सर्किट में क्या होता है, जीरो होता है। तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आ जाओ देखो 76, इन एन एसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ इज 45, द सर्किट कंटेन्स, देखो 45 0 से 90 के बीच में अगर है, फेज डिफरेंस 0 से 90 के बीच में है, तो समझ जाना वो सर्किट एलसीआर सर्किट होगा। क्या होगा, एलसीआर सर्किट, क्योंकि सी सर्किट है तो सी में आपका π/2 होता है, एल में भी आपका π/2 होता है, आर में आपका 0 डिग्री होता है फेज डिफरेंस करंट एंड वोल्टेज का। ठीक है, और 0 से 90 के बीच में है तो एलसीआर सर्किट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करो, और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस एंड अ कैपेसिटर इन अ सीरीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक ट्रिक मैंने यहां पे आपको बता दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77 पे, द मेटल एंड एलॉयज दैट इज मोर सुटेबल फॉर मेकिंग कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, तो एज यू नो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है उसको बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज करते हैं, आंसर करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रांसफार्मर मैंने हमेशा एक वर्ड यूज किया है, देखा होगा आपने, सॉफ्ट आयरन यूज किया है। क्या यूज किया है, सॉफ्ट आयरन यूज किया है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के लैमिनेटेड कोर को बनाने में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 78 नंबर क्वेश्चन क्या करें, द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर is an AC circuit are given by V is equal to 5 cos omega t volt and I is equal to 2 sin omega t ampere. The power dissipated in the inductor is, देखो सिंपल, यहां पे पावर डिसिपेटेड इन इंडक्टर, इंडक्टर में कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है, तो एज यू नो इंडक्टर में कितना पावर होगा, कितना, सॉरी फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2, cos π/2 का वैल्यू कितना बेटा, 0, और ये जब पावर फैक्टर आपका 0 है तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे cos ओमेगा टी है, sin ओमेगा टी है, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का, क्योंकि cos π/2 माइनस का थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा, यही तो होता है बेटा sin थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा माइनस π/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा माइनस π/2 भी लिखा जा सकता है, बट फेज डिफरेंस कितना है बेटा, यहाँ पे π/2 का फेज डिफरेंस है। और ऑब्वियसली आप सिंपल इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर में पावर कंजम्पशन कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहे हैं, देखो, एन एसी वोल्टेज
source E is equal to 200 root 2 sine 100t is connected across a circuit containing an AC ammeter and a capacitor of capacitance 1 microfarad. The reading of ammeter is, ammeter का रीडिंग कितना होगा? अमीटर का रीडिंग मतलब सिंपली क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सर्किट में करंट कितना होगा। सेकेंड थिंग, अमीटर अगर करंट मेजर करे तो कौन सा करंट मेजर करेगा वो? तो एज यू नो अमीटर अगर करंट मेजर करे तो वो आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा करंट का। तो इसका मतलब यहां पे आपको निकालना है आईआरएमएस कैलकुलेट करना। इक्वेशन क्या रहेगा आपका? ईएमएफ का इक्वेशन रहेगा E इज इक्वल टू 200 रूट 2 साइन 100t। देखो सर्किट कौन सा है? कैपेसिटर वाला सर्किट है, ठीक है। तो इसको अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से अगर मैं कंपेयर कर दूं उसको, तो ओमेगा आपको कितना मिलेगा? 100, ठीक है। ई नॉट कितना आ जाएगा आपका? 200 रूट 2 कितना जाएगा? 200 रूट 2, ठीक है। देखो अब सबसे पहले आप यहां पे XC कैलकुलेट करो। XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, तो आएगा 1 बाय ओमेगा 100 इंटू सी, देखो कितना है? 1 माइक्रोफैरेड, तो 10 टू द माइनस का 6, तो बचेगा माइनस का 4, ऊपर ले जाएगा तो पावर प्लस में जाएगा, तो 10 टू द माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, 10 टू द प्लस का 4। तो आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज ई नॉट बाय XC अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ई नॉट बाय XC हो जाएगा। अच्छा, ई नॉट आपका कितना? 200 रूट 2 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, 2 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड कर देना, तो रूट 2 डिवाइड बाय 50, रूट 2 डिवाइड बाय 50, या ऐसे कर लो इसको 2 रूट 2 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये आई नॉट आ जाएगा। अच्छा, आई आर एम एस कितना जाएगा? आई आर एम एस दैट इज आई नॉट बाय रूट 2, तो आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा 2 रूट 2 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, मिली में क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, तो ये आपका जो 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। देखो 80 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस R एंड अ इंडक्टर L, मतलब LR सर्किट है। इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट एंड अक्रॉस द इंडक्टर इज 150 वोल्ट, द अप्लाइड वोल्टेज इज, तो अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा? तो एज यू नो अप्लाइड वोल्टेज V जो है वो रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL के स्क्वायर के इक्वल होगा। गलती मत करना, 200 एंड 150 को ऐड मत कर देना, क्योंकि यहां पे आपका क्या है? अल्टरनेटिंग करंट पड़ रहा है, तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो वोल्टेज है और करंट है, क्योंकि एक्चुअल में ये तो होता आपका स्केलर क्वांटिटी है, बट जब इसके साथ फेज ऐड हो जाता है तो वो वेक्टर के जैसा बिहेव करता है। तो यहां पे जब एडिशंस निकालेंगे तो वेक्टर एडिशंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो रूट ऑफ देखो VR कितना? 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो यहां से 10 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ले लो कॉमन, ये 20 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, रूट ऑफ 400 प्लस इसका हो जाएगा 225, इसको ऐड करेंगे तो अगर रूट ऑफ 625, और 625 का 25 होता है, तो इंटू 25 इज इक्वल टू 250 वोल्ट। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 250 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 81 क्वेश्चन नंबर देखो, एन इंडक्टिव सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, एंड इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी। If an AC voltage of 120 volt and frequency 60 Hz is applied to the circuit, the current in the circuit would be
नियरली, ठीक ना। करंट कितना होगा सर्किट में ये आपको कैलकुलेट करना है। नाउ इंडक्टिव सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इंडक्टिव सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू कितना बेटा 10 ओम दे रखा है, ठीक है। और H का वैल्यू आपका दे रखा है H इज इक्वल टू 2 हेनरी, H 2 हेनरी दे रखा है। एंड वोल्टेज आपका V इज इक्वल टू दे रखा है 120 वोल्ट दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी ओमेगा F इज इक्वल टू आपका दे रखा है 60 हर्ट्ज, कितना 60 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, तो अप्लाइड इन द सर्किट द करंट इन द सर्किट नियरली वुड बी इंडक्टिव सर्किट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है ना, एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, ठीक है। तो ये आपका ये एक्सएल नहीं, ये आपका आर दे रखा है, मतलब उसका खुद का अपना रेजिस्टेंस है वायर का जो कि 10 ओम है, ठीक। अच्छा देखो अब यहां पे आप एक्सी निकालो, एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा एल, ओमेगा आपका 2 पाई एफ एल, ठीक ना। 2 पाई एफ का वैल्यू कितना बेटा 60 इंटू एल आपका कितना आएगा L 2, देखो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो 24 इंटू पाई 3.14 एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल ओमेगा एफ 2 पाई एफ एल आपका 2 हेनरी दे रखा है, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई करके बताओ 240 की अगर हम 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। देखो 240 इंटू 3.14 तो ये आपका जाएगा 753.6 ओम, ठीक है। तो सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा जेड, तो जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ 753.6 का स्क्वायर प्लस ये आपका जाए 10 का स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं इंटू 753.6 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका रहेगा 567,912.96 प्लस का 100 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा प्लस 100 कर देते हैं इसमें, तो ये आपका जाएगा 568,013 अप्रॉक्स ले लो 013, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 568,013 तो ये करीब करीब आएगा आपका 517.7 अप्रॉक्स में ये आपका आ जाएगा। तो जेड आ गया। सर्किट में करंट निकालना आई इज इक्वल टू वी बाई जेड, वी कितना देगा 120, तो 120 बाई जेड कितना आपका 517.7, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। तो ये आपका जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 517.7, तो ये अप्रोक्स आ रहा है आपका 0.23 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देखो कितना है इसका। ठीक है, तो नियरली अबाउट ये आपका 0.16 के नियर अबाउट आएगा। ये कितना इसके नियर अबाउट आएगा अप्रॉक्स करीब। ठीक है, तो ये इसको नोट करके यहां पे अप्रॉक्सीमेट में नियरली पूछा है कि नियरली कितना होगा, नियर अबाउट किसके किसके नियर अबाउट होगा ये वैल्यू, तो ये आपको बताना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 82 नंबर क्वेश्चन। When 10 volt DC is supplied across a solenoid, a current of 1 ampere flows in it. ठीक है, करके 10 वोल्ट DC सप्लाई हम करते हैं किसी एक सोलेनॉइड के अक्रॉस, तो उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सोलेनॉइड का रेजिस्टेंस होगा R, दैट इज V अपॉन I। तो सिंपली 100 बाय 1 इज इक्वल टू 100 ओम। 100 ओम का रेजिस्टेंस है सोलेनॉइड का। When 10 volt AC is applied across the same coil, करके अब 100 वोल्ट का हमने AC करंट इसमें अप्लाई किया है। The current drop to 0.5 एम्पियर, करके अब करंट जो है वो ड्रॉप हो गया कितना
आई डैश 0.5 एम्पियर तक ड्रॉप हो गया, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज 50 हर्ट्ज, द इंपीडेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द सोलोनॉइड्स आर, ठीक ना, सोलोनॉइड का इंपीडेंस निकालना है और उसका इंडक्टेंस निकालना है। ठीक, देखो आ जाओ, इस क्वेश्चंस को करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो सिंपली टोटल इंपीडेंस कितना, टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा, जेड, तो जेड इज इक्वल टू आपका वी बाय आई डैश हो जाएगा, है ना। वी आपका अगेन 100 वोल्ट डिवाइड बाय 0.5, ठीक है, पॉइंट से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 200। जेड क्या होता है, इंपीडेंस होता है, ठीक है। तो ये 200 ओम आ गया, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जेड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल नहीं सॉरी एक्सएल, ठीक है, एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर आपका एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू जाए तो रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आपका इसका स्क्वायर हटा देना यहां से, तो ये आपका एक्सएल इज इक्वल टू रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो यहां पे आर का वैल्यू 200 है, तो 200 का स्क्वायर माइनस जेड का वैल्यू 200 हो गया, आर का वैल्यू 100, 100 का स्क्वायर। तो देखो यहां से 100 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 2 का स्क्वायर 4, यहां पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो सिंपली आपका जाएगा 100 रूट 3, कितना होगा 100 रूट 3 एक्सएल का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, तो एल फाइंड करना है आपको, तो एल इज इक्वल टू जो एक्सएल डिवाइड बाय ओमेगा, तो एक्सएल आपका 100 रूट 3 डिवाइड बाय ओमेगा, कितना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, तो होगा 100 रूट 3 डिवाइड बाय, देखो 2f का वैल्यू कितना 50, 50 इंटू 200 और पाई का वैल्यू पर 3.14, तो 100 से 100 कैंसिल, तो रूट 3 का वैल्यू हो जाएगा 1.73 डिवाइड बाय 3.14। अब डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर, ये एल हो जाएगा हमारा। देखो डिवाइड कर देता हूं मैं, एक मिनट, हाँ देखो 100 मतलब 1.73 डिवाइड बाय 3.14, तो ये करीब 0.55 आएगा, कितना आएगा 0.55 हेनरी एच, 0.55, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 83, कह रहे इन द गिवन सर्किट, सर्किट हमारा दे रखा है, ठीक है, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बी एंड वी एंड 300 वोल्ट ईच, ठीक है ना, V1 V2 जो दे रखा है यहां पे रीडिंग इसका कितना 300 वोल्ट ईच, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, देखो इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये था कि इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 एंड V2 आर 300 वोल्ट, है ना, इसके क्रॉस 300 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 300 वोल्ट है, ठीक है। द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V3 एंड अमीटर A आर रिस्पेक्टिवली, कह रहे कि इसका रीडिंग कितना होगा और ये जहां पे जो अमीटर लगा है इस अमीटर का रीडिंग कितना होगा। देखो अगर ऑब्जर्व करो तो यहां पे इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम है, मतलब VC इज इक्वल टू VL, ये आपस में बराबर है, तो अगर ये आपस में बराबर होगा तो XL इज इक्वल टू आपका XC होगा, इसका मतलब सर्किट हमारा रेजोनेंस कंडीशन में, तो इसके वोल्टेज तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो कहां चला जाएगा, वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो इसके क्रॉस चला जाएगा, तो इसका मतलब इस 100 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा बेटा 220 वोल्ट, तो VR यहां पे कितना जाएगा 220 वोल्ट, क्योंकि रेजोनेंट के कंडीशन में जब रेजोनेंस के कंडीशंस अकर्ड होता है सर्किट के अंदर तो अप्लाइड वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाइड हो जाता है, बाकी इनका जो वोल्टेजेस होते हैं ये हाई होता है और ये एक दूसरे को क्या करता है
कैंसल आउट कर देता है। ये कंडीशंस है रेजोनेंट का। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। अब क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल एक्सी के इक्वल है तो सर्किट के जो जेड है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, वो आर के इक्वल होगा और ये 100 ओम के इक्वल है। किसके इक्वल है, ये 100 ओम के इक्वल है। तो अमीटर का रीडिंग आई इज इक्वल टू जाएगा वी डिवाइड बाय आर, सॉरी जेड या ले लो आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आपका अप्लाइड वोल्टेज कितना है 220, तो 220 वोल्ट डिवाइड बाय 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो अगर 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितना 220 वोल्ट एंड 2.2 एम्पियर जो है इसमें करंट होगा। यस बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इन एलसीआर सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C to C फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, अनचेंज करते हैं। द इंडक्टर शुड बी चेंज फ्रॉम L2, तो इंडक्टर L से कितना चेंज होगा, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय LC। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो L इज इक्वल टू 1/ω²C, तो इट मीन्स L इज प्रोपोर्शनल टू 1/C। अगर C को इंक्रीज करेंगे तो L डिक्रीज होगा। C जितना टाइम से इंक्रीज करेंगे L उतने ही टाइम से डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे L/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, L/2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 86 करेगा अ सर्किट कंटेनिंग AC मतलब LC एंड अ सोर्स विद अमीटर A1, A2 एंड A3, ठीक है, एज शोन इन फिगर, जो कि आपके फिगर में ये दे रखा है। करके एज रेजोनेंस विद अमीटर इज 0, एज रेजोनेंस विच अमीटर रीड्स 0। कहते रेजोनेंस की कंडीशन में कौन सा अमीटर 0 करंट रीड करेगा, ठीक ना। तो 3 अमीटर है यहाँ पे A1, A2 और ये हमारा A3 है। देखो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये A1, ये आपका A2 और ये आपका A3। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन में, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में है और रेजोनेंस की कंडीशन में ये वाला जो सर्किट है, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, ठीक, तो ये हमारा एलसी ऑसिलेशन के जैसा बिहेव करेगा। चार्ज को क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। जब चार्ज को ये ऑसिलेट करेगा तो सोर्स से कोई करंट लेगा नहीं। जब सर सोर्स से कोई करंट नहीं लेगा तो यहाँ पे A3 जो अमीटर है ये हमारा 0 करंट रीड करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी A3 का जो अमीटर है वो 0 करंट रीड करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा देखो ये क्वेश्चंस यहां पे द वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट आर गिवन बाय, देखो ये वोल्टेज का इक्वेशंस दे रखा है आपका, ठीक है, ये आपका करंट का इक्वेशंस दे रखा है। देन वी कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो यहां पे v इज इक्वल टू दे रखा 5 sin 100 पाई टी माइनस का π/6, ठीक है, और I इज इक्वल टू 4 sin 100 पाई टी प्लस का π/6 प्लस का π/6। तो हम यहां पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड करेंगे, देखो अगर हम यहां पे बात करें तो जो करंट है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, करंट लीड करेगा वोल्टेज को, पहली बात, क्योंकि यहां पे फेज नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव में है, ये आगे चल रहा है, करंट आगे चलेगा वोल्टेज के कंपैरिजन में। कितना फेज डिफरेंस होगा, तो π/6 माइनस का π/6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली 2π/6, तो 2π/6 सिंपली ये π/3 हो जाएगा। कितना आएगा π/3, π/3 का मतलब कितना, π/3 का मतलब 60 है ना। तो करंट लीड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, करंट लीड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, तो यहां पे करंट वोल्टेज को लीड करेगा 60 डिग्री से। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी जो है वो करेक्ट होगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, कह रहे क्वेश्चंस अ सीरीज एलसीआर सर्किट एज शोन इन फिगर, ये हमारे पास एक एलसीआर सर्किट गिवन है। द सोर्स फ्रीक्वेंसी एफ इज वेरिड, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है एफ, उसको हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, बट द करंट इज केप्ट अनचेंज्ड, मतलब इस सर्किट में जो करंट का वैल्यू है वो हमारा अनचेंज्ड मतलब फिक्स्ड है, यहां पे कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट है। विच ऑफ कर्व शोज द चेंज ऑफ वी सी एंड वी विद फ्रीक्वेंसी,
तो VC एंड VL होगा ये, सॉरी VL होगा, ठीक ना, विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा ग्राफ इसमें आपका वेरिएशन शो करेगा? देखो सिंपल, अगर हम बात करेंगे XL इज इक्वल टू वॉट, दैट इज ओमेगा L, ठीक है। तो V इज इक्वल टू वॉट, V इज इक्वल टू IXL, यही तो होता है। यहां पे क्या, करंट फिक्स्ड है, करंट चेंज नहीं करेंगे, तो VL यहां पे आ जाएगा VL इज इक्वल टू I ओमेगा L। तो यहां पे VL जो है वो प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा का, ओमेगा का प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ आपका स्ट्रेट बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। अच्छा ठीक है, VC इज इक्वल टू वॉट, दैट इज IXC, और IXC I क्या होता है बेटा, I क्या होगा, I आपका, सॉरी I तो कांस्टेंट रहेगा, XC क्या होगा, XC हो जाएगा 1 बाय ओमेगा C, ठीक है। तो 1 बाय ओमेगा C, तो सिंपली यहां पे VC इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा, VC इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा, तो VC इज प्रोपोर्शनल टू, अगर ओमेगा को F के टर्म्स में लिखेंगे तो ये F के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, इसका ग्राफ कर्व शेप में बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ये करेक्ट होगा। तो VL और ये VC, क्योंकि यहां पे VC जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज धीरे धीरे क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, और इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट, तो ये हमारा स्ट्रेट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ये दो रिलेशन है, इसको याद रखना, VC और VL का ये रिलेशन है, ठीक है। या डायरेक्टली आप इस तरीके से इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ये आपका 89, करके इन एन AC जनरेटर, एक AC जनरेटर में अ कॉइल विद n टर्न्स, AC जनरेटर है उसके अंदर n टर्न्स है, मतलब कॉइल जो है उसमें n टर्न्स है, ऑल ऑफ सेम एरिया, मतलब जितने भी टर्न्स है सबका एरिया सेम है। द टोटल रेजिस्टेंस आर, कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, रोटेट विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड इन द कॉइल। तो EMF का इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा और साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये E0 को शो करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। तो क्या जाए NBA ओमेगा, EMF की वैल्यू पूछा है, करंट पूछता है तो रेजिस्टेंस आता, बट यहां पे करंट नहीं पूछा, EMF पूछा है, तो NBA ओमेगा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। NBA ओमेगा या NAB ओमेगा, कुछ भी आप लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन है 90, कह रहे एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है ये आपको बताना है, ठीक है। तो एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टिव सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब यहां पे सर्किट आपका ओनली क्या है बेटा, आर सर्किट है, रेजिस्टेंस है ओनली, तो क्या जाए करंट लीड द वोल्टेज इन फेज, एज यू नो, क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट अगर है, ओनली आर सर्किट है, तो इसका मतलब दोनों सेम फेज में चलेंगे, करंट एंड वोल्टेज एक ही साथ चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर करेंगे तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट पावर रिसेप्शन इज मैक्सिमम। किसमें पावर रिसेप्शन मैक्सिमम होता है, एल सर्किट में 0 होता है, सी सर्किट में 0 हो जाता है, आर में मैक्सिमम होता है। किसमें, आर में मैक्सिमम होता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर रिसेप्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यस आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC की फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, सप्लाई, ठीक है ना, AC सप्लाई, द इंपीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो सीरीज LCR सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज, डिक्रीज, और डी ऑप्शन है, डिक्रीज एट फर्स्ट डिक्रीज होगा, बिकम मिनिमम, फिर इसके बाद मिनिमम हो जाएगा, एंड देन इंक्रीज, ठीक है। तो उसके बाद इंक्रीज होगा, यस ठीक है। तो इसका देखो अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंपीडेंस का, ये आपका फ्रीक्वेंसी और दैट इज इंपीडेंस जेड,
है ना। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ वेरिएशन होता है बेटा इस तरीके का ग्राफ वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इंपीडेंस जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इंपीडेंस पहले यहां पे डिक्रीज होगा, फिर इस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा, है ना, एंड देन फिर इसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पहले डिक्रीज फिर मिनिमम एंड देन इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, डिक्रीज एट फर्स्ट बिकम मिनिमम्स एंड देन इंक्रीज। तो किसी एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस जेड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का जो वेरिएशन है, ग्राफ वेरिएशंस, ये आपको याद रखना है और इसी के यहां पे आप इसको आंसर करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रेजोनेंस द इंपीडेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ये इसमें गलती से ऐड हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो एट रेजोनेंस द इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट, देखो एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस का कंडीशन होता है बेटा, तो रेजोनेंस की कंडीशन में जेड किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, और ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है। क्या होता है, ये मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसके केस में यहां पे जो है आंसर होगा मिनिमम, डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि इंपीडेंस का जो वैल्यू है वो मिनिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो 94 द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के केस में पावर फैक्टर कितना होगा एलसीआर सर्किट का, तो एलसीआर सर्किट का पावर फैक्टर, क्योंकि एलसीआर सर्किट का पावर फैक्टर यहां पे 1 हो जाएगा। आप पूछोगे सर कैसे, क्योंकि देखो पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू क्या था, आर बाई जेड, और एट रेजोनेंस की कंडीशन में आर जो है सर, आर जो है वो जेड के इक्वल हो जाएगा, तो ये आर बाय आर, तो सिंपली ये कैंसिल आउट 1 हो जाएगा। तो आंसर बी करेक्ट होगा, आंसर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहे, व्हेन अ कैपेसिटर सी इज चार्ज्ड टू अ सर्टेन पोटेंशियल एंड कनेक्टेड टू अ इंडक्टर एल, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन इज गिवन बाय। देखो एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहे कि कैपेसिटर को सबसे पहले हमने क्या करा, चार्ज करा, ठीक ना। चार्ज करने के बाद फिर इसको हमने क्या करा, एक इंडक्टर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। जब इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहां पे एनर्जी का क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। यहां पे एनर्जी इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो कह रहे कि अगर वो ऑसिलेशन हो रहा है तो एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितना होता है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी होता है। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यस। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको आंसर करना है। देखो 96 नंबर क्वेश्चन, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो है आपका ट्रांसफार्मर का वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखो 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ एन आर्मेचर इज डबल, ठीक है, तो ईएमएफ जनरेटेड इन द जनरेटर विल बी, ये भी डबल हो जाएगा, सिंपल 2 टाइम्स हो जाएगा। रोटेशनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, ओमेगा, रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा है। तो सिंपली अगर हम बात करेंगे ईएमएफ के इक्वेशंस की, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अगर हम ओमेगा को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो एज यू नो देखो ईएमएफ ई इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो अगर ओमेगा को डबल करेंगे तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ भी आपका डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 98, क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इन ट्रांसफार्मर इज, ठीक ना, ट्रांसफार्मर में कौन से क्वांटिटी अनचेंज्ड रहता है, मतलब इनपुट और आउटपुट के केस में कौन सी क्वांटिटी अनचेंज्ड होता है। तो वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज को हम अप डाउन कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो सॉरी वोल्टेज अनचेंज हो जाएगा, करंट भी अनचेंज होगा, नहीं मतलब वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, वोल्टेज को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। और वोल्टेज को चेंज करेंगे तो करंट भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा चेंज होगा। बट फ्रीक्वेंसी, इंपुट जो सिग्नल देंगे, इनपुट जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे और आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है
ये करेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अनचेंज रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए 98 का क्वेश्चन जो ऑप्शन था वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे शूट करना पड़ा ये, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कि एक रेडियो सेट को किस तरीके से हम ट्यून करते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो करके इन एसेंस ऑफ द सिंपल ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीव अ सिंपल क्रिस्टल सेट, है ना। तो इस तरीके का एक क्रिस्टल सेट होता है, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। ये आपका एक क्रिस्टल सेट होता है और इसके थ्रू जो है हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो इस तरीके का एक सेट बनाया जाता है रेडियो ट्यूनिंग के लिए। तो कहते हैं डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज ट्यून्ड बाय ट्यून्ड कॉइल एंड कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। देखो क्या करें कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज ट्यून्ड बाय, मतलब एक डिजायर्ड जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको अचीव करने के लिए हमें करना क्या है कि जो कॉइल और कैपेसिटर है तो उसको आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC। तो L और C को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब L और C को चेंज करेंगे तो उस केस में आपको कैपेसिटर या इंडक्टर को आपस में आपको कंबाइन करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं। एंड देन द सिग्नल इज प्रेजेंट टू द सिंपल क्रिस्टल्स और डायोड डिटेक्टर वेयर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज डीमॉड्यूलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका रेडियो सिग्नल्स जो कैच कर रहा है रिसीवर, ठीक है ना, क्योंकि वो मॉड्यूलेटेड होता है। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन आप जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो जब क्या करते हैं हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं तो उसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। कैरियर वेव्स के साथ इंफॉर्मेशन को मिक्स करके देन उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है। जब रिसीवर उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, तो देन उसको फिर वो डिमॉड्यूलेट करता है, मतलब कैरियर सिग्नल्स में से इंफॉर्मेशंस को वो मतलब अलग कर देता है, ठीक है ना। उस प्रोसेस को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो कह रहे डिमॉड्यूलेटेड करते हैं। दिस इज देन पास्ड स्ट्रेट टू द हेडफोन और स्पीकर, और उसके बाद जो है उसको हम जो डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल्स है उसको हम क्या करें, स्ट्रेटली फिर हेडफोन या स्पीकर को हम सेंड कर देते हैं। इन रेडियो सेट देयर इज the LC oscillator comprising of variable capacitor and sometime a variable coupling coils, ठीक है। करें कि एक LC ऑसिलेटर होते हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है जिसकी कैपेसिटी को वेरी कर सकते हैं, या कभी कभी उसमें एक कपलिंग कॉइल्स भी यूज करते हैं, वेरिएबल कपलिंग कॉइल्स, जिसकी हेल्प से हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम चेंज कर सके, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल कैपेसिटर को जब C को आप चेंज करोगे यहां से तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, या आप L को चेंज करोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो दोनों हो सकता है इसमें। विद अ नोब ऑन द फ्रंट पैनल टू ट्यून द रिसीवर एंड कैपेसिटर यूज्ड इन ओल्ड रेडियो सेट इज गैंग कैपेसिटर। देखो इसमें एक नोब दे रखा है, ये आपका एक नोब दे रखा है। इस नोब की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ये जो नोब दे रखा है, जब इस नोब को आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो इसके अंदर ये जो कैपेसिटर की प्लेट से लगी होती है तो ये आपस में क्या करते हैं, मिक्सअप होते हैं, कंबाइंस होते हैं, उससे उसकी कैपेसिटी हमारा चेंज होता है, ठीक है ना। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ पैरेलल सर्कुलर प्लेट्स, वन ऑफ विच कैन रोटेट, देखो विच कैन रोटेट मैन्युअली बाय मींस अ नोब, है ना, जिसमें क्या है कुछ सर्कुलर कैपेसिटर प्लेट से लगी होती हैं जिसको हम नोब की हेल्प से हम उसको इजीली रोटेट करा सकते हैं। द रोटेशन कॉज ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट टू चेंज। जब आप उसको क्या करोगे, प्लेटों को आप रोटेट करोगे तो रोटेट करने से क्या होगा, एरिया चेंज होगा। देखो यहां पे इस डायग्राम में देखो, जब इसको क्या करोगे, रोटेट करोगे यहां पे ना, तो ये नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो दो प्लेटों के बीच का जो एरिया है वो एरिया आपका चेंज हो जाएगा। जब एरिया चेंज होगा तो आपको पता है कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल टू KA/ε0/d। जब आप एरिया को चेंज करोगे तो उस केस में कैपेसिटी जो है आपका ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसे सर्कुलर प्लेटें यूज की जाती हैं ताकि हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से हम एरिया को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। अच्छा,
अरे देन यहां पे आ जाओ, एयर गैप बिटवीन प्लेट्स एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक ना, तो एयर गैप जो है वो डाइलेक्ट्रिक के जैसा वर्क करेगा। द कैपेसिटर हैज टू बी ट्यून्ड इन टेंडम corresponding to the frequency of a station so that the LC combination of radio set resonate at the frequency of the desired station, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे सिंपली कि कैपेसिटर के वैल्यू को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, और जैसी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा तो उस केस में रेडियो सेट हमारा जो है वो रेजोनेंट की कंडीशंस में आ जाएगा, और जैसे वो रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाएगा वो उस इनपुट सिग्नल को क्या करेगा, फिर कैच करने लगेगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन द कैपेसिटिव रिएक्टेंट इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ये ठीक है, देन द रेजोनेंस अकर एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। करंट एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आपको मतलब पूरा रेजोनेंट का कंडीशन ही दे रखा है। रेजोनेंस की कंडीशन में हमने जो पढ़ा है वो सारी चीजें यहां पे दे रखा है कि रेजोनेंस की कंडीशन में सर्किट में I0 मैक्सिमम पहुंच जाता है, करंट मैक्सिमम पहुंच जाता है। तो देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रेजोनेंस फिनोमेना इज एग्जिबिटेड बाय अ सर्किट ओनली इन बोथ L and C आर रिप्रेजेंट इन द सर्किट, ठीक है, ओनली देन do the voltage across L and C cancel each other, ठीक ना, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फेज है, दोनों आउट ऑफ फेज है, एक इस डायरेक्शन में VL तो एक इस डायरेक्शन में VC, क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ फेज होते तो इसलिए वोल्टेज एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। द करंट एम्पलीट्यूड इज Vmax by R, क्योंकि अब रेजोनेंस की कंडीशन में Z जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा, तो करंट जो है वो आपका Vmax अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। द टोटल सोर्स वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस R, तो जितना भी आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो किसके अक्रॉस अपियर होगा, आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपियर होगा। दिस मीन्स दैट वी कांट हैव रेजोनेंस इन RL और RC सर्किट। तो इसका मतलब यह है कि हम RL और RC सर्किट में कभी भी रेजोनेंस अकर नहीं कर सकते। रेजोनेंस के लिए कंडीशंस है कि आपका L और C सर्किट होना चाहिए, क्योंकि इसमें वोल्टेज आउट ऑफ फेज होते हैं। जब वोल्टेज आउट ऑफ फेज होते हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। चलो आ जाओ, देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, देखो, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व इन ट्यूनिंग और रेडियो सेट टू अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन। क्या कह रहे हैं, द नेम ऑफ फिनोमेना इन्वॉल्व इन अ ट्यूनिंग और रेडियो सेट टू अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन। तो इसमें कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है बेटा, कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, तो एज यू नो रेडियो ट्यूनिंग में आपका रेजोनेंस की जो फिनोमेना है वो इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। यस, बहुत बढ़िया। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 100 रेजोनेंस में अकर इन, रेजोनेंस किस सर्किट में हो सकता है, किस सर्किट में हो सकता है, LR सर्किट में, RC सर्किट में, LC सर्किट में, एन सर्किट हैविंग द रेजिस्टर ओनली, या ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस होगा। जल्दी से आंसर करो इसका, जल्दी से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पे रेजोनेंस उस सर्किट में अकर हो सकता है जिसमें L और C दोनों प्रेजेंट हो, चाहे वो आपका LC सर्किट हो या LCR सर्किट हो, दोनों सर्किट में आपका रेजोनेंस हो सकता है, LCR सर्किट और LC सर्किट में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, LC सर्किट इज द करेक्ट आंसर। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, गजब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 101, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, बहुत सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा भाई, तो 1/2 पाई रूट ऑफ LC, 1/2 पाई रूट ऑफ LC। देखो कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा इक्वेशन सही है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ऐसा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहां पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ LC, 1/रूट ऑफ LC। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1/रूट ऑफ LC इज द करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा आ जाओ, देखो अब क्वेश्चन नंबर 102, ठीक ना, रेजोनेंस अकर ओनली व्हेन, रेजोनेंस कब आएगा भाई, अरे इतना बड़ा पैराग्राफ देने की क्या जरूरत थी फिर, जब पैराग्राफ से कुछ पूछा ही नहीं है,
ठीक है। रेजोनेंस कब आएगा, रेजोनेंस से पूछा गया क्वेश्चन है तो रेजोनेंस देते ना, रेडियो ट्यूनिंग क्यों दे रखा है इन्होंने, पता नहीं। तो रेजोनेंस अकर ओनली व्हेन, कब होगा, जब आपका एक्सएल जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सी के बराबर हो जाएगा। एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तब रेजोनेंस का कंडीशन आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर यूज्ड इन रेडियो सेट फॉर ट्यूनिंग इज, हाँ अब ये क्वेश्चन एक पूछा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, पेपर प्लेट कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइट पेपर इलेक्ट्रोलाइट्स कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं। तो इसमें सिंपली आपको सर्कुलर प्लेटें दे रखी, बट प्लेट कैसा, पैरेलल तो है, शेप सर्कुलर है बट कैसा है, पैरेलल है। तो इसका मतलब यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं असर्शंस रीजन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और इतने क्वेश्चंस करीब इसमें असर्शंस रीजन के करीब आपके 20 या 25 क्वेश्चंस होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सफिशिएंट है क्योंकि पूरा जितनी भी बुक्स है ना उन सारे बुक्स का निचोड़ है ये जो पूरा एसी करंट है, एसी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये पूरे सारे बुक का निचोड़ है। अगर आपने इतना पढ़ लिया सफिशिएंट है, और एसी से और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। देखो असर्शंस रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो एज यू नो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द स्टेटमेंट लेबल्ड असर्शंस ए एंड द अदर लेबल्ड रीजन आर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के लिए आपको करेक्ट आंसर जो है आपको चूज करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें असर्शंस रीजन का। देखो क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिंग करंट of frequency 50 hertz becomes 0 and 100 times in 1 second, ठीक है। कह रहे कि अल्टरनेटिंग करंट में, देखो अल्टरनेटिंग करंट्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसके एक कंप्लीट सर्कल में करंट का वैल्यू 2 टाइम्स 0 होता है। ये यहां पे भी करंट कितना है बेटा, 0 है, इस पॉइंट पे भी करंट का वैल्यू कितना, 0। तो 1 रोटेशन में 2 बार करंट का वैल्यू क्या रहा है, 0 हो रहा है। तो अगर इसके फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज मतलब 50 रोटेशन वो कंप्लीट करेगा, तो 1 रोटेशन में 2 टाइम्स करंट का वैल्यू 0, तो इसका मतलब 50 रोटेशन में 100 टाइम्स करंट का वैल्यू कितना जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अच्छा रीजन दे रखा है, अल्टरनेटिंग करंट चेंज डायरेक्शन एंड बिकम्स 0 ट्वाइस इन अ सर्कल। यस, ये भी हमारा करेक्ट कर रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है, और एक साइकिल में इसका वैल्यू 2 बार 0 होता है, 0 ट्वाइस। यस, तो असर्शंस भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट है, नोट करो उसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, assertions an alternating current does not show any magnetic effects, it is wrong, क्योंकि alternating current मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपका शो करता है, ठीक है ना। alternating current does not vary with time, ये टाइम के साथ वैरी नहीं करता है, बट alternating current का टाइम के साथ वैरी ना करें तो alternating current ही क्यों हुआ, वो तो डीसी करंट हो जाएगा ना फिर, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट डी करेक्ट होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, assertions A, a capacitor of suitable capacitance can be used in an AC circuit in place of a choke coil, ठीक ना। कह रहे कि एक सुटेबल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर जो है हम एक चोक कॉइल की जगह, चोक कॉइल जो है आपका इंडक्टर्स होता है जिसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, बाकी मल्टीपल यूजेस होते हैं चोक कॉइल का, तो कह रहे कि उसकी जगह हम एक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, एक सुटेबल कैपेसिटेंस का। यस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, ये कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, क्योंकि कैपेसिटर भी एसी के लिए क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है ना, और चोक कॉइल भी एसी के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दोनों ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो सेम बिहेवियर शो कर सकता है, हाँ हो सकता है, हम मान लेते हैं। सेकंड रीजन क्या कह रहे हैं, द कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउ एसी, कह रहे कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा बेटा और एसी को अलाउ करता है। यस बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू है, बट ये जो रीजन है वो असर्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि हम कैपेसिटर क्यों यूज करेंगे,
क्योंकि रीजन को एक्सप्लेन करना चाहिए ना कि कैपेसिटर चोक कॉइल की जगह क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्या रीजन है। रीजन सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertions का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, assertions 220 volt 50 hertz appliances implies the EMF across the appliance should be 220 volt. Reason: every appliance is specified with its peak tolerable voltage. यस ये हमारा करेक्ट कह रहा है कि जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो उसमें वो सारे एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे ही वर्क करता है, क्योंकि उसको उसके हिसाब से बनाया जाता है। क्योंकि आपने देखा अगर वोल्टेज हाई हो गया तो वो खराब हो जाता है अप्लायंसेस, ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी अगर किसी अप्लायंसेस पे अगर इतना वोल्टेज लिखा है, मतलब ये रेटिंग अगर लिखा है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला अगर सप्लाई देंगे तभी वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा, अदरवाइज वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर में, assertions A in series LCR circuit the resonance occur at one frequency only, ठीक है ना। कौन सी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ LC, 1 बाय रूट ऑफ LC। इस फ्रीक्वेंसी पे, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी है, सिंगल फ्रीक्वेंसी पे ही आपको रेजोनेंस मिलेगा। यस करेक्ट है, ट्रू है। रीजन: at resonance the inductive reactance is equal and opposite to the capacitive reactance. yes तो ये आपस में इक्वल होते हैं रेजोनेंस की कंडीशन में, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्रू है, क्योंकि जब ये आपस में इक्वल होंगे तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे ये आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ओनली इन alternating current. Transformers are used only in alternating current source, not in direct current source, not in direction of current. Reason: only AC can step up or down by means of transformer. देखो क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ओनली इन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, नॉट अ डायरेक्ट करंट, ठीक ना। ये डायरेक्ट लिखना था इसमें, तो डीसी लिख दो यहां पे, ठीक ना। ये डायरेक्ट करने के लिए वर्क नहीं करता। यस एज यू नो ट्रांसफार्मर एसी के लिए ही वर्क करता है, ट्रांसफार्मर कभी भी अल्टरनेटिंग करंट के लिए वर्क नहीं करता है, ठीक है। रीजन क्या कह रहे हैं, ओनली एसी कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय मीन ऑफ ट्रांसफार्मर। केवल ओनली एसी जो है, यस ये भी करेक्ट करें कि एसी को ही हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, एसी को ही स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ट्रांसफार्मर डीसी करंट के लिए वर्क क्यों नहीं करता, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्यों वर्क कर रहा है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक ना। बट दोनों करेक्ट है, दोनों कह रहे हैं कि हाँ एसी को हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, डीसी को हम कभी भी स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते, बट ये भी सही कह रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों करेक्ट हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ट्रू है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertions का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे थे, क्वांटिटी L by R possesses the dimension of time। कह रहे कि L by R जो है वो डायमेंशन टाइम का डायमेंशन है। तो यहां पे एक इक्वेशन फॉर्मूला होता है बेटा, टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू L by R होता है, टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू L by R। तो इसका मतलब ये टाइम का डायमेंशन है, ठीक है, ट्रू है ये, ठीक। अच्छा देखो नेक्स्ट कह रहे रीजन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट थ्रू अ सोलेनॉइड वी शुड इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट, ठीक ना। हमें टाइम कांस्टेंट को क्या करना, इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो करंट का इक्वेशन होता है इंस्टेंटेनियस करंट, I इज इक्वल टू, ये होता है I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाय कैपिटल T, स्मॉल t दैट इज द टाइम कांस्टेंट, ठीक ना। अगर हम टाइम कांस्टेंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, देखो यहां पे टाइम कांस्टेंट को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपका इंक्रीज करेगा,
तो उस केस में करंट जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब करेक्ट है, ट्रू है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एसएसएस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस। आ जाओ भैया बेटा मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, असर्शन दे रखा था कैपेसिटर सर्व्स एज अ ब्लॉक ऑफ डीसी एंड ऑफर इजी पाथ फॉर एसी। यस, ठीक है, देखो क्योंकि कैपेसिटर के लिए XC जो है 1/ωc होता है बेटा, तो XC इज इक्वल टू क्या 1/2 पाई F इंटू सी। अगर F0 है, F0 किसके लिए होगा बेटा, DC के लिए। किसके लिए, DC के लिए होगा। अगर DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है, देन XC कितना जाए 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसका मतलब DC को वो ब्लॉक कर देगा और AC को इजीली पास होने देगा। ठीक है, रीजन कैपेसिटिव रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/f, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, assertions A, it is advantage to transmit electric power at high voltage। ठीक ना, कह रहे कि जब हम इलेक्ट्रिक पावर को या इलेक्ट्रिसिटी को जब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं तो उसका एडवांटेज है, उसका एडवांटेज है। रीजन हाई वोल्टेज इंप्लाइज हाई करंट। हाई वोल्टेज पे हाई करंट होता नहीं, बिल्कुल नहीं। हाई अगर करंट वोल्टेज हाई होगा देन सर्किट में करंट क्या होगा, कम होगा, करंट स्मॉल होगा, करंट रिड्यूस हो जाएगा। जब करंट रिड्यूस हो जाएगा तो हीट लॉस क्या जाएगा, हीट लॉस ठीक ना, हीट लॉस आपका क्या जाएगा, कम हो जाएगा। हीट लॉस कम हो जाएगा, हीट लॉस, तो इसका मतलब एडवांटेज तो है ना, इलेक्ट्रिसिटी को हम सेव कर रहे हैं, एनर्जी को हम सेव कर पा रहे हैं, तो ये हमारा एडवांटेज है। तो ये हमारा ट्रू है, ये फॉल्स, रीजन जो है हमारा फॉल्स है, क्योंकि अगर वोल्टेज को हाई करेंगे तो करंट क्या जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है, द assertions A is equal to क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR सर्किट इज गिवन बाय। यस, ये LCR सर्किट में ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1/R रूट ऑफ L बाई सी। 1/R रूट ऑफ L बाई सी, ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, रीजन देखो, रीजन क्या करें कि एज बैंडविड्थ डिक्रीज, जब हम बैंडविड्थ को डिक्रीज करेंगे, Q इंक्रीज इन अ रेजोनेंट LCR सर्किट। ठीक है ना, करेंगे रेजोनेंट LCR सर्किट का जो है क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा जब हम बैंडविड्थ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो देखो यहां पे जो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू होता है WR डिवाइड बाय 2 डेल्टा ओमेगा। W मतलब ओमेगा, ओमेगा R दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म्स है इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ये जो टर्म्स है इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो एज यू नो, अगर बैंडविड्थ को हम डिक्रीज कर देंगे, बैंडविड्थ को डिक्रीज करेंगे तो सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। यस, ठीक है। तो इसके मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट इसका इसके साथ लिंक नहीं है। बैंडविड्थ का Q इज इक्वल टू 1/R रूट ऑफ L बाई सी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो इसका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक ना, नहीं रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। यहां पे अगर हम बात करते हैं डेल्टा ओमेगा की, नहीं एक मिनट जस्ट वेट, जो बैंडविड्थ आएगा इसका बैंडविड्थ आता था रूट ऑफ, जो बैंडविड्थ आएगा आपका 2 डेल्टा ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता था R बाई एल। क्या है, R बाई एल। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक है, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर में बैंडविड्थ जो है आपका R बाई एल होता है, R बाई एल जो है इसके साथ लिंक। हाँ सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि बैंडविड्थ को डिक्रीज करोगे तो ये क्वांटिटी डिक्रीज होगा, जब ये क्वांटिटी डिक्रीज होगा, जब इसको डिक्रीज करो ये वाला क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो R डिक्रीज होगा, L इंक्रीज होगा, है ना। ये वाला क्वांटिटी डिक्रीज तब होगा, ये इस क्वांटिटी को तब हम बोल सकते हैं कि डिक्रीज होगा जब
आर आपका डिक्रीज करेगा और एल आपका इंक्रीज करेगा। तो एज यू नो यहां पे आर को अगर आप डिक्रीज करते हो, आर को डिक्रीज कर दो, एल को इंक्रीज कर दो, क्वालिटी फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब बी, यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि assertions एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पे आपको लिंक करना है कॉन्सेप्ट को। देखो क्वेश्चन नंबर 11, assertions दे रखा ए, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूजिंग इज हायर एट द टाइम ऑफ स्विचिंग एंड ऑफ। ठीक ना, सबसे पॉसिबिलिटीज क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब की फ्यूज होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज तब होती है जब हम स्विच को ऑफ करते हैं या उसको ऑन करते हैं। ठीक ना, स्विचिंग ऑफ किस कंडीशन में, जब स्विच ऑफ करते हैं, क्योंकि जब स्विच ऑफ करते हैं बेटा सर्किट में, क्योंकि सर्किट का करंट क्या होता है, इंस्टेंटली करंट का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करने के लिए आपका क्या इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट होता है डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करने के लिए। तो एट ए इंस्टेंट सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लो हो जाता है, क्योंकि सर्किट में करंट इंड्यूस होता है डिक्रीजिंग करंट के डायरेक्शन में, तो सर्किट में करंट ज्यादा बढ़ता है। तो इसका मतलब हाँ, स्विचिंग के केस में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो ट्रू है। ठीक है, अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस अ सर्ज एट द टाइम ऑफ स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। यस, ठीक है, बिल्कुल कह रहे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है क्रिएट होता है जब सर्किट को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं, क्योंकि स्विच ऑफ करेंगे करंट रिड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, स्विच को ऑन करेंगे करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो दोनों के केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जरूर क्रिएट होगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अगेन, क्योंकि जो एसेशंस है, सॉरी रीजन जो है वो एसेशंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों फ्यूज होने के चांसेस है, एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12, एसेशंस एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ द साइकिल साइकिल के हाफ में ऑफ एन एसी सर्किट कैन नॉट बी जीरो। यस, ठीक है, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होता है करंट का बेटा, वो होता है आपका 2I0 बाय पाई। जब इसको आप सॉल्व करते हैं करीब आता है 0.637 I0 के इक्वल होता है ना। तो इतना होता है, एवरेज वैल्यू होता है हाफ साइकिल में, जीरो नहीं होता। ठीक है, करेक्ट है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज I0 बाय पाई, वेयर I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। नहीं, फॉर्मूला ये होता है 2I0 बाय पाई होता है। क्या होता है, 2I0 बाय पाई होता है। ये I0 बाय पाई दे रखा है, नहीं ये करेक्ट है, गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है ना, ए ट्रू है आर फॉल्स है, क्योंकि 2I0 बाय पाई होता है। 2I0 बाय पाई को सॉल्व करेंगे तो 0.6737 ऐसे समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे, एसेशंस ए बोथ एसी एंड डीसी कैन बी मेजर्ड बाय हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। नहीं, देखो हॉट वायर अमीटर जो है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ये आपका एसी को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, ये एसी को मेजर करता है। डीसी मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, जिसके जो वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। तो डीसी के लिए गैल्वेनोमीटर में कॉइल्स होता है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। एसी मेजर करने के लिए हम हॉट वायर अमीटर यूज करते हैं। तो हॉट वायर अमीटर में एक वायर लगा होता है, इसमें से एसी करंट पास करते हैं, वो वायर को क्या करता है, हीट करता है। तो उस हीट को मेजर करके हम अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करते हैं। तो ये एसी के लिए होता है, ठीक ना, बोथ के लिए नहीं होगा, तो ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हॉट वायर है, गर्म करेगा, हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट पे थोड़ी वर्क करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 14, assertions if an inductor coil is connected to DC source, the current supplies by it is I1. If the same coil is connected with AC source of same voltage, then current is I2. Then I2 is less than I1, ठीक है, I1। ठीक है, देखो रीजन क्या कह रहे हैं, इन एसी सर्किट इंडक्टर कॉइल्स ऑफर मोर रेजिस्टेंस। कह रहे कि एसी सर्किट में इंडक्टर कॉइल ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करते हैं, देखो
इफ एन इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, अगर उसको डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर कॉइल जीरो रिएक्टेंस ऑफर करता है, रिएक्टेंस ऑफर ही नहीं करता, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, तो इसमें करंट मैक्सिमम होता है। तो यहां पे I1 जो है करंट सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऑफर करा ही नहीं उसने, तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इफ द सेम कॉइल इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स ऑफ सेम वोल्टेज देन करंट इज I2, क्योंकि अब AC के साथ कनेक्ट करेंगे तो XL इज इक्वल टू 2πfL, तो सिंपल यहां पे ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और AC के पास फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए इंडक्टर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो सर्किट में करंट का वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर कितना जाएगा, I2। यस, I2 इज लेस देन I1, करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, ट्रू है। अच्छा, रीजन क्या कह रहा है, इन एसी सर्किट इंडक्टर ऑफर मोर रेजिस्टेंस, एसी सर्किट के लिए इंडक्टर मोर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, ये भी ट्रू है, और इनडायरेक्ट वे में अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो सर्किट में करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यस, आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करे, assertions A, at resonance the current becomes minimum इन द सीरीज LCR सर्किट। नहीं, बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है भाई, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि रेजोनेंस के केस में बेटा करंट मैक्सिमम होता है। करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सर्किट का इंपीडेंस Z जो है ये मिनिमम होता है, तो ये तो झूठ बोल रहा है ना झूठ, तो इसका मतलब ये झूठ बोला, ये लायर है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। क्या होगा भाई, फॉल्स होगा, छोड़ो इसको। ठीक है, एट रेजोनेंस वोल्टेज एंड करंट आर एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, कह रहे कि रेजोनेंस की कंडीशन में वोल्टेज और करंट जो है वो EMF है जो कि उसमें इंड्यूस्ड हुआ है। यहां पे इंडक्शन कहां से आ रहा है भाई, इंडक्शन का फिनोमेना तो यहां पे होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दोनों ही फॉल्स है भैया, दोनों ही झूठ बोल रहा है ये। यस, आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या कह रहे हैं, assertions inductive reactance of an inductor in DC circuit is 0। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी इससे पहले मैंने बताया था, कौन से क्वेश्चन में, इसमें करा था शायद, नहीं इससे वाले क्वेश्चन में ये बताया था ना, XL जो है DC के लिए कितना, 0, तो इसके लिए 0 होता है। यस, ठीक है, ये ट्रू, ये सत्य बोल रहा है भैया, ये सत्यवादी है, ये कह रहा है सही है भाई, मैं तो सच बोल रहा हूं। रीजन देखो, रीजन क्या कह रहा है भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ DC सर्किट इज 0। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी DC सर्किट का 0 है, ओमेगा 0। यस, ये भी हमारा, ये भी कह रहा है कि मैं भी सच बोल रहा हूं, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर रिएक्टेंस जो है वो ओमेगा पे डिपेंड करे, ओमेगा 0 तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है, बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं ना, धीरे धीरे पढ़ाओ। देखो, व्हेन द कैपेसिटर इज connected to an AC source, it limits or regulate the current but does not completely prevent the flow of charge। क्या कह रहे हैं, when the capacitor is connected to an AC, जब कैपेसिटर को AC के साथ कनेक्ट करेंगे, it limit और regulate the current, ये करंट को लिमिट कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको कम कर सकता है, और उसको रेगुलेट भी कर सकता है। यस, ठीक है, रेगुलेट भी कर सकता है, बट डज नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज, और ये कंप्लीटली नहीं रोक सकता। कंप्लीटली तभी रोकेगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी, और किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर F इंफिनिटी हो जाएगा तो XC का वैल्यू आपका कितना जाएगा, FC नहीं सॉरी, F का वैल्यू जब 0 होगा, F का वैल्यू जब 0 होगा तो XC का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, तब वो प्रिवेंट करेगा। और AC में ये हो नहीं सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 0, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा तो वो AC नहीं, वो DC में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो कभी भी कंप्लीटली चार्ज के फ्लो को कभी भी वो रोक नहीं सकता है। तो यस, ये ट्रू है, ये हमारा ट्रू है, बट डज नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, सही कह रहा है। अच्छा देखो, रीजन क्या कह रहा है बेटा, यहां पे रीजन, द कैपेसिटर इज अल्टरनेटिवली चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज एज द करंट
रिवर्स ईच हाफ साइकिल। हाँ, ये भी सही कह रहा है कि अगर कैपेसिटर की अगर हम बात करेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, जब इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट जाएगा तो इस वाले साइकिल में ये चार्ज अप हो जाएगा और इस वाले साइकिल में क्या जाएगा, ये फिर से अनचार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर एक बार चार्ज, दूसरे अनचार्ज, चार्ज अनचार्ज, तो कैपेसिटर तो कंप्लीटली क्या होता है, चार्ज अनचार्ज होता रहेगा ना। और जब भी वो चार्ज या अनचार्ज होगा तो चार्ज को फ्लो करेगा अपने में से। उसमें उस केस में एक कॉन्सेप्ट यूज करता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, जो कि सिलेबस में नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है इसके बीच में से। यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है जिसको आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से कैपेसिटर जो है इजीली करंट को क्या करता है, पास होने देता है। यस, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, assertions the capacitor of suitable capacitance can be used in AC circuit in place of the choke coil। ये तो कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस तो हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, assertions रीजन, assertions, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस फिनोमेना इज एग्जिबिटेड बाय अ सर्किट ओनली, ठीक है ना, इफ बोथ L एंड C आर प्रेजेंट इन द सर्किट। हाँ ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए सर्किट में L और C होना जरूरी है। रेजोनेंस के लिए सर्किट में L और C होना जरूरी है भैया। अगर L और C नहीं होगा तो रेजोनेंस के कंडीशंस नहीं होगा। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस L एंड C डज नॉट कैंसल ईच अदर and the current amplitude is Vm by R, the total source voltage appearing across R cause resonance। ठीक ना, देखो सिंपली क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रीजन जो दे रखा है आपका कि वोल्टेज अक्रॉस L एंड C, L और C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। अगर कैंसिल आउट नहीं करेगा तो रेजोनेंस भैया नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस के केस में L के बीच का जो वोल्टेज है, L के क्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आपका C के क्रॉस भी होता है, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है और रेजोनेंस की कंडीशन हमें मिलता है। तो ये तो गलत है, ये हमारा क्या कह रहा है, ये तो गलत है। ठीक है ना, तो बाकी ये सारे स्टेटमेंट सही है, बट ये ऑप्शन तो गलत, ये चीज तो इसने गलत बोला ना, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि एसोसिएशंस इन सीरीज LCR सर्किट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ऑलवेज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। In series LCR circuit, voltage across capacitor is always less than the applied voltage. Reason, in series LCR circuit जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है V इज इक्वल टू रूट ऑफ ये देखा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ये इक्वेशंस होता है किसके लिए, V के लिए। अच्छा रुक जाओ, एक मिनट, इसको ना ऊपर कर दो, यहां लगा दो। हाँ, तो अगर इसमें देखेंगे तो ये क्या दे रखा है आपका, प्लस का इक्वेशन दे रखा है, रीजन में प्लस का इक्वेशन देगा, बट v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट इक्वेशन होता है। ये गलत इक्वेशन दे रखा है, इसने गलत इक्वेशंस दे रखा है। तो ऑलवेज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, एलसीआर सर्किट में हमेशा जो है ऑलवेज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, हमेशा नहीं होता है भैया। ऑलवेज वर्ड यहां पे गलत यूज किया उन्होंने, इज ऑलवेज लेस देन, नहीं ऑलवेज नहीं। रेजोनेंस के केस में, जब रेजोनेंस का केस होता है, जब XL इज इक्वल टू XC होता है, रेजोनेंस के केस में जो VC है वो हमेशा ग्रेटर होता है V से, वो अप्लाइड वोल्टेज से बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर 200 वोल्टेज अगर आपने अप्लाई किया ना, तो रेजोनेंस की कंडीशन में हो सकता है C और L के बीच में 4000 वोल्टेज भी आ जाए। कितना जाए, 4000 वोल्टेज भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसलिए हमेशा नहीं है, हाँ कभी कभी सही है, कभी कभी हो सकता है, बट हमेशा नहीं हो सकता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। और इसके बाद क्योंकि इक्वेशन ही गलत दे रखा, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स। आ जाओ, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। 21 एसोसिएशंस एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जो एसी
जनरेटर है वो सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है ये सरासर झूठ बोल रहा है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन थोड़ी होता है इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक ना। जब हम क्या करते हैं, कॉइल को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कॉइल में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट इंड्यूस्ड होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना है, सेल्फ इंडक्शन नहीं है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट है रीजन, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद आर्मेचर कॉइल ड्यूरिंग रोटेशन इज जीरो, रोटेशन इज जीरो ऑलवेज। कह रहे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द आर्मेचर कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा ड्यूरिंग द रोटेशन इज जीरो ऑलवेज, नहीं भैया ये भी गलत बोल रहा है, ये भी गलत बोल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा और वो चेंज भी होगा, जब वो चेंज होगा तभी तो करंट इंड्यूस्ड होगा जनरेटर में, तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स। देखो नेक्स्ट 22 एसेशंस बेस्ड क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिंग करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज ऑफ एंगल π/2 व्हेन एसी फ्लोज थ्रू अ इंडक्टर। देखो इंडक्टर के केस में वोल्टेज के इक्वेशंस क्या होते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, याद रखो बस, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। हाँ करंट जो है π/2 लैग बिहाइंड होता है, करंट जो है माइनस का π/2 लैग बिहाइंड होता है, यस ये करेक्ट है, यहां पे कह रहे हैं ना करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज π/2, ठीक है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीज। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस XC, इंडक्टिव ना XL इज इक्वल टू ओमेगा L, तो XL इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, तो दोनों इंक्रीज होना चाहिए, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डिक्रीज, नहीं गलत है ये, तो इसको मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी हमारा इंक्रीज होना चाहिए, XL, ठीक है, इंक्रीज होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस चैप्टर का, देखो इफ XC इज ग्रेटर देन XL, कह रहे कि XC जो है वो ग्रेटर है किससे, XL से, एंड फाई इज पॉजिटिव, फाई पॉजिटिव है, एंड द सर्किट इज प्रोडोमिनेंटली कैपेसिटिव, ठीक ना, तो यहां पे मतलब सर्किट जो है वो प्रोडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट, मतलब सर्किट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, द करंट इन द सर्किट लीड द सोर्स वोल्टेज, और जब वो कैपेसिटिव सर्किट के जैसा बिहेव करेगा तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से, ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं द रीजन इफ XC इज लेस देन XL, तो फाई इज नेगेटिव, फाई इज नेगेटिव। देखो tan फाई क्या होता है, tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई इज इक्वल टू व्हाट, tan फाई इज इक्वल टू आपका XC या XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, ये होता है, ठीक है, ये XL माइनस XC ले लो, यहां पे क्या यूज करो, XL माइनस XC, अगर XC ग्रेटर होगा, XC अगर ग्रेटर होगा, या अब इसको फेजर डायग्राम से समझो, फेजर डायग्राम से समझो, देखो ये आपका XL, ये आपका XC, ये आपका R, ठीक है। देखो अगर XC ग्रेटर हुआ क्या हो जाएगा बेटा, XC ग्रेटर होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से जाएगा Z, ये एंगल बनेगा फाई, ठीक है ना। अच्छा देखो अगर XL ग्रेटर है किससे, XC से, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, और एंगल इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जो इन दोनों का रिजल्टेंट है Z इस डायरेक्शन में जाएगा, एंगल बनेगा ये फाई, तो यहां पे फाई पॉजिटिव, ये फाई यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव, ये अपर डायरेक्शन में एंगल मेजर होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में जब XC इज ग्रेटर देन XL, तो इस केस में फाई जो है वो नेगेटिव होगा, जब आपका XL इज ग्रेटर देन XC, तो उस केस में फाई जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा, कि ये बोल रहा है ये दोनों इक्वेशन,
जब x इज लेस देन xl, देखो xl जब ग्रेटर होगा तो फाई पॉजिटिव होना चाहिए, फाई यहाँ पे नेगेटिव कह रहा है, तो ये भी हमारा फॉल्स है, ये भी हमारा फॉल्स है, रीजन भी हमारा फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो फेजर डायग्राम की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। 23 एसेशंस रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया है, और इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पे दी एंड करते हैं। करीब इस चैप्टर में बेटा कितने पार्ट हैं? पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट है। 3 पार्ट में करीब हमने करीब 130 क्वेश्चन जो है 130 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया है एसी में से, अल्टरनेटिंग करंट में से करीब 130 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। और जो 130 क्वेश्चन है बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, पूरे इस चैप्टर का ये निचोड़ है 130 क्वेश्चन। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज तीनों पार्ट जरूर देखना। अगर आपने तीनों पार्ट्स देख लिया बेटा, अल्टरनेटिंग करंट्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन है, उन सबका ये निचोड़ रखा था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड तीनों पार्ट्स को देखेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक एक करके आप तीनों पार्ट्स को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। अल्टरनेटिंग करंट करीब 2 से 3 घंटे के अंदर आपका ये चैप्टर जो है पूरा समराइज हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।